सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। और आज की इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक वन शॉट वे के साथ। जिस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर की क्लास कवर अप की थी, एक ही वीडियो में सभी टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को हमने कवर अप किया था, इसी तरीके से अपने इस चैप्टर को भी हम एक वन शॉट वे के साथ फिनिश करते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के नाम की, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो एक दल के प्रभुत्व के दौर का आखिर क्या मतलब होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक दल के प्रभुत्व के दौर का मतलब ये होता है किसी एक दल ने लंबे समय तक शासन किया हो, यही इसका मतलब निकल रहा है। और हम अपने भारत जैसे देश के अंदर इस वर्ड का मतलब क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे देश के अंदर लोकतंत्र सिस्टम है और लोकतंत्र के अंदर लोगों के माध्यम से चुने गए नेता ही शासन करते हैं। तो आखिर एक दल का प्रभुत्व लंबे समय तक कैसे हो सकता है, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। अब देश का जब संविधान 1950 को लागू हुआ, उसी के अंतर्गत देश के लिए नियम कानून और साथ ही साथ चुनाव आयोग का गठन किया गया, जो कि 1950 में हुआ था। तो 1950 में हमारा चुनाव आयोग बना, हम आजाद हो गए थे 1947 के अंदर। तो चुनाव आयोग बनने के बाद ही हमारे देश के अंदर चुनाव किए गए। जैसा कि सभी जानते हैं, जाहिर भी बात यही है कि जब चुनाव को हैंडल करने के लिए एक संस्थान नहीं होगा तो चुनाव करवाए कैसे जाएंगे। और साथ ही साथ हम सब पहली बार चुनाव का नाम सुन रहे थे, इलेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता हमें पता ही नहीं था। तो पूरे देश को समझाना बुझाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चुनाव आयोग जो 1950 के अंदर बना था, उसने किस किस चुनौती का सामना कर किया था, उसको जरा देखते हैं। तो देखो, पहला तो यही था कि जब हमारे देश के नागरिक और हमारे देश के अंदर आने वाले सभी राज्य नहीं जानते कि चुनाव का मतलब क्या होता है, तो इस स्थिति के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी बन गई थी। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही हमारा पहली चुनौती बनी। दूसरा, मतदाता सूची लागू करना। मतदाता सूची लागू करने का मतलब क्या है कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ ना 1950 को, तभी हमने प्लानिंग बना ली थी कि 1950 को ही क्या करेंगे, हम अपने देश का चुनाव करवाएंगे और अपने देश को ये चुनाव के माध्यम से सरकार देंगे। परंतु मैंने बताया कि पहली बार चुनाव हो रहे हैं और इस चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई नहीं जानता चुनाव कैसे होते हैं। तो इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें जरूरत थी लोगों को समझाना। तो कई लाख कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनकी ट्रेनिंग की गई ताकि वो ये समझ सके कि चुनाव करवाने कैसे हैं, और जो बंदे चुनाव के लिए वोट डालने आ रहे हैं वो उनको समझा सके कि चुनावी प्रक्रिया क्या है। ठीक है बात है। अब इसके बाद क्या था कि हमारे देश के अंदर प्रणाली अपनाई गई थी कि बालिग बंदा यानी 22 साल का बंदा अपने वोट को डाल सकता है। तो इसके लिए मतदाता सूची प्रणाली होती है, इसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं। तो वोटर लिस्ट में क्या होता है कि आपका नाम होता है, पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है, इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल कंडक्ट होती है उसमें। तो जब हमने 1950 के अंदर अपना चुनाव आयोग के माध्यम से वोटर लिस्ट जारी की गई, तो वोटर लिस्ट जो जारी की गई थी ना, उसमें बहुत सारी गलतियां थी। बहुत सारी गलती क्या थी कि भाई किसी की बेटी का नाम गलत था, किसी के पिता का नाम गलत था, किसी के हस्बैंड का नाम गलत था, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत थी, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस थी। तो इन फ्लक्चुएशंस के साथ क्या था, हम चुनाव नहीं करवा सकते थे। तो हमने थोड़ा और समय लिया, यानी कि उस मतदाता सूची को दोबारा से बनाया गया, जिसमें लग गया समय, यानी कि 1951 लग गया। अब 1951 के अंदर भी नवंबर का महीना आ गया, यानी कि आखिर में आ गए हम। तो 1951 के नवंबर तक आते आते हमने पूरी तरीके से अपनी मतदाता सूची प्रणाली को ठीक किया। अब यहां से क्या था कि मतदाता सूची प्रणाली हमने ठीक कर दी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे दी। अब इतना करने के बाद हमने अपने देश के अंदर अपने आम चुनावों को लागू किया। ठीक है, अब ये जो आम चुनाव थे, इसके अंदर क्या था, लोकसभा भी था और राज्यसभा भी थी। अब इन दोनों को मिलाकर चुनाव करवाए गए और इसी को हम क्या बोलते हैं, आम चुनाव कहते हैं। तो इसके अंदर क्या था कि कर्मचारी को ट्रेनिंग देना और साथ ही साथ इतने सारे बड़े लेवल पर कार्य करने में हमने ये अंदाजा तो लगा लिया था कि भाई काफी डिफिकल्टीज आने वाली है, परंतु हमने इन सभी सिचुएशन को बड़े अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। कुछ समय लगा। अब कुछ समय जब लग गया तो 1951 के नवंबर में भले हमारे चुनाव स्टार्ट हो चुके थे, परंतु हम इसको 1952 का चुनाव ही कहते हैं। या खास ध्यान रखिएगा, 1952 के चुनाव के नाम से इसको जाना जाता है। 1952 के अंदर चुनाव करवाए गए और सार्वजनिक वोट से जीत की प्रणाली जो हमारे संविधान ने अपनाई थी, उसकी बड़ी ध्यान रखा गया कि सार्वजनिक वोट से जीत की प्रणाली के हिसाब से ही हमारे देश के अंदर चुनावों की जीत को व्यक्त किया जाए। तो ये चीज यहां पर खत्म हुई।
अब यहां से हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे देश के अंदर कांग्रेस काफी बड़े लेवल पर कार्य कर रही थी और इतने बड़े लेवल पर कार्य करने में इसका हर एक जगह पर हर तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। तो देश की अंतरिम सरकार, यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं देश की अंतरिम सरकार, इसका दर्जा भी आपकी कांग्रेस को ही दिया गया था। चुनाव आयोग का गठन जब हुआ था 1950 के अंदर, और जब ये बात उठ रही थी कि हम चुनाव करवाएंगे, तो सभी लोगों ने पहले ही अंदाजा लगवा लिया था भाई चुनाव करवा लो, जीतेगी तो कांग्रेस ही। क्यों? क्योंकि उस समय पर विपक्षी पार्टी भी नहीं थी, बहुत कम विपक्षी पार्टी थी। एक पार्टी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये पार्टी बहुत कम थी, यानी विपक्षी दल बहुत कम हुआ करते थे, ज्यादातर कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। अब यहां से क्या हुआ कि पहला आम चुनाव हुआ हमारा 1951 से 1952 के बीच में, ठीक है। 1952 के बीच में हमारे यहां चुनाव हुआ। तो देश के अंतरिम सरकार होने की वजह से और स्वतंत्रता आंदोलनों में भारी भूमिका मिलने की वजह से और साथ ही साथ सबको मिला जुलाकर, सबका ध्यान रखकर और सबके मतों पर काम करने कर, और ये मतलब एक तरीके से सबको एकजुट रखने की क्षमता थी सरकार में, ठीक है। तो यहां पर सबको मिला जुलाकर चलाने की क्षमता इस सरकार में थी, एकता की सरकार थी। और ये पार्टी किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर और व्यापारी, यानी कि देश के अंदर रहने वाला हर प्राणी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, किसानों, सबका प्रेम था इस पार्टी से। तो किसान, गरीब, अमीर, व्यापारी लगभग सभी के सभी इस पार्टी को पसंद किया करते थे। पार्टी का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क था। राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क का मतलब क्या होता है? पार्टी का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क का मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर इसकी पहचान थी। वो कैसे? क्योंकि इसने स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर भारी भूमिका निभाई थी, और जहां कहीं भी यह आंदोलन करने जाया करते थे अंग्रेजों के विरोध में, तो वहां पर अपना एक बंदा सेट कर आया करते थे कि भाई बार बार हम नहीं आएंगे, गांधी जी बार बार नहीं आएंगे, जवाहरलाल नेहरू बार बार नहीं आएंगे, अब यहां भी कोई दिक्कत आएगी वो तुम संभालो। तो इनका राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क काफी बढ़ चुका था, जहां कहीं भी आंदोलन होते थे वहां कांग्रेस पहुंच जाया करती थी सत्ता हासिल करने के लिए। अब यहां से पार्टी का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क होने की वजह से ही सारी चीजें बनी। अब भारत की चुनाव प्रणाली भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व लाने के लिए, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व के अंदर भारतीय चुनाव प्रणाली से कैसे आपने पढ़ा अभी, सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली, सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली भारत के अंदर संविधान के माध्यम से अपनाई गई थी। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब भारत के अंदर चाहने वाले सब कांग्रेस के वोट ज्यादा इसको ही मिलने हैं, तो यह वजह थी कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने वाली थी। तो आपकी शुरुआती 3 आम चुनावों के अंदर, ध्यान रखिएगा, शुरुआती 3 आम चुनावों के अंदर यानी कि 1952 से लेकर 1962 तक, ये सब तीनों के तीनों आम चुनाव कांग्रेस ने भारी बल पर जीते थे। यहां खास ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने बिना हारते हुए भारी बहुमत के हिसाब से जीते थे। पहले चुनाव जब हुआ था 1952 का, तो 1952 के अंदर जो विपक्षी दल था, जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, उसने केवल और केवल 16 सीटें हासिल करी थी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ने, ठीक है, 16 सीटें हासिल करी थी। और मैं आपको बताऊं कि ये पार्टी पहले जो है कांग्रेस का ही पार्ट थी, परंतु जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, 1947 के बाद ना पार्टी के अंदर जो दल थे, यानी पार्टी के अंदर जो लोग थे, उनके मतभेद थोड़े बदलने लग गए। कोई चाहता था कि साम्यवादी व्यवस्था चले, कोई चाहता था समतावादी हो, कोई पूंजीवादी, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो ये जो मत थे, ये मत एक वजह बने इस पार्टी के विभाजन की। तो यहां से पहला विपक्षी दल निकला था 1948 के अंदर, यह आप ध्यान रखिएगा। 1948 के अंदर कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हो गया था, ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्या जाना, तीनों के तीनों आम चुनावों में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल की थी। अच्छा, अब ये हमारे जो 3 आम चुनाव हैं, या फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस पे प्रभुत्व, यानी कि कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर, तो ये कांग्रेस प्रणाली की जान लेना है ना, तो ये कर देता हूं, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं भाई, कांग्रेस प्रणाली के बारे में समझ रहे हैं, यानी कि 1952 से लेकर 1962 तक का जो ये समय था, इसको कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन तीनों के तीनों आम चुनावों ने कांग्रेस को बहुत ही भारी जीत दिलवाई थी। तो ये इतना लंबा समय, यानी कि लगभग 15 सालों का समय मान लो आप। अब इन 15 सालों के समय में आम चुनाव में, जिसमें लोकसभा भी इंक्लूड है और राज्यसभा भी इंक्लूड है, जो राज्य के स्तर पर काम कर रही है, तो यहां पर क्या है कि इन दोनों ही सभाओं को मिलाकर 15, यानी कि विधायक के होते, प्रधानमंत्री के होते हैं वो वाले, तो 15 सालों में लगातार कांग्रेस जीतती हुई है। तो इसको हमने नाम दिया भाई कांग्रेस प्रणाली का, यह खास ध्यान रखिएगा, इसको नाम दिया हमने कांग्रेस प्रणाली का, ठीक है। तो ये कांग्रेस प्रणाली का हमने इसको नाम दे दिया। अब यहां से क्या था कि हमारे देश के अंदर एक ही पार्टी का इतने लंबे समय तक शासन करना किस तरीके से दूसरे देशों की सत्तावादी
दूसरे देशों का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ही दल का दबाव क्यों अलग है। तो इसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको किस तरीके से। देखो मैक्सिको की बात करता हूं। मैक्सिको के अंदर 1929 में एक पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम था पीआरआई। और ये पीआरआई ना एक ऐसी पार्टी थी जो कि तानाशाह के रूप में काम कर रही थी। किसके रूप में कर रही थी? तानाशाह के रूप में। और इस पार्टी ने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैक्सिको पर 60 वर्षों तक शासन किया। 60 वर्षों तक। अब क्या सोच रहे हो आप? 60 वर्षों तक इसने जो शासन किया है, कोई चुनाव लड़ किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसने तानाशाह के रूप में काम किया और मैक्सिको पर 1929 में ये बनी और 60 वर्षों तक इसने शासन किया। अब यहीं पर हमारे देश के अलावा जैसे कि चीन है ना, म्यांमार है, बेलारूस है या फिर क्यूबा है, इतने सारे देशों के संविधान में तो किसी भी तरीके से ये प्रावधान ही नहीं है कि वहां पर एक पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी बन सकती है। एक पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी का यहां पे प्रावधान ही नहीं। एक ही पार्टी शासन करेगी, चल लो पहली दफे में। तो यहां से क्या था कि हमारा देश पूरी तरीके से इनसे अलग है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए वो सिर्फ और सिर्फ किसके हिसाब से हुए? संविधान के हिसाब से हुए। आप ध्यान रखिएगा, संविधान ने सार्वधिक से वोट जीत प्रणाली अपनाई थी, यानी जिसको सबसे ज्यादा जनता पसंद करेगी ना, वो जीत जाएगा। तो संविधान के माध्यम से हमारे देश के अंदर कांग्रेस प्रणाली का शासन रहा था, किसी तानाशाह के रूप में नहीं रहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम क्या जानेंगे कि जिस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को कवर किया, ये बहुत मेजर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मेजर एंड इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हमारे देश में जो चौथा आम चुनाव हुआ वो कांग्रेस के लिए कुछ ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था? क्योंकि इसके अंदर से विपक्षी दलों की संख्या बढ़ गई थी और धीरे धीरे करके जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पीला ही पीला कर दिया करती थी, अब उसमें लाल रंग भी ऐड होता जा रहा था। इसका मतलब दूसरी पार्टियों का भी दबदबा यहां से स्टार्ट होता जा रहा था। तो अब हम पढ़ते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव आखिर किस तरीके से हुआ, और साथ ही साथ हमारे स्टार्टिंग देश में, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसमें जो अलग अलग बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता थे उनका क्या पद हुआ करता था हमारे देश के अंदर। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके कांग्रेस के अंदर से ही इसके विपक्षी दलों का गठन होने लग गया। जैसे कि समाजवादी दल 1948 में निकला, जैसे मैं अभी बताकर आया हूं आपको, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1941 में अलग हो गया था, यानी आजादी से पहले। और भारतीय जनसंघ 1951 के अंदर अलग हो गया था। समाजवादी दल को हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों में अंतर यह है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से फिर बाद में एक अलग सरकार बन गई थी, मतलब पहले 1941 के अंदर। समाजवादी दल को हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था कि आजादी के तुरंत बाद ही जिसने 16 सीटें हासिल करी थी वो यही था, ठीक है जी। तो यहां पर क्या था कि अब मौलाना अब्दुल कलाम की बात कर लेते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958 तक पहले शिक्षा मंत्री रहे, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर एक राजघराने की लड़की थी और 1879 में 1964 में गांधी जी से प्रेरित हो गए थे उनके विचारों से, और ये हमारे भारत देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और फिर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 तक इन्होंने कार्य किया था, एंड इवन उन्होंने 1991 के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था और 1956 के अंदर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इन्होंने कई सारे कार्य करे हमारे देश के अंदर, ही हमारे देश के कानून मंत्री भी रहे थे, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की उन्होंने स्थापना करी थी, एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी इन्होंने स्थापना करी थी। तो ये स्टूडेंट आपका चैप्टर था, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आती थी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझा सकूं, बट फिर भी कहीं कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा, मैं ताकि उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर कर सकूं और आपके डाउट्स को समझ सकूं। तो जैसे कि आप जानते हो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप वहां मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और पढ़ाई में आने वाली सभी दिक्कतों का समाधान पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके से एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड वन शॉट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।